You to, with due honor, please escort Dr. Upadhyay sir and Dr. Ballard sir on the dais. शब्दों से स्वागत के बाद सुमन से स्वागत करना ये हमारी संस्कृति है और डेफिनेटली जैसे आयुर्वेद भी ही हमारा एक संस्कृति का एक भाग है, उसी प्रकार मैं रिक्वेस्ट करूंगा विजय जी शर्मा से कि वे हमारे आज के की नोट स्पीकर डॉक्टर उपाध्याय सर का यहाँ पर एक मोमेंटो और वृक्ष देकर स्वागत करें। विजय शर्मा सर। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर श्रीखंडे सर से कि वे कृपया इसी प्रकार का एक मेमेंटो, एक स्मृति चिन्ह देकर डॉक्टर बल्लाड सर का स्वागत यहाँ करें। थैंक यू सो मच। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं निवेदन करूंगा विजय जी शर्मा से कि वे ओपनिंग रिमार्क सर देना हल्का सा परिवर्तन है। विद ड्यू ऑनर आई रिक्वेस्ट डॉक्टर श्रीखंडे सर टू प्लीज कम फॉरवर्ड फॉर द ओपनिंग रिमार्क्स। सर। हमारे आयुर्वेद सेक्टर के कन्वीनर जो आयुष के हमारी जो आयुष अम्बा है, आयुष मैन्युफैक्चरिंग वेलफेयर एसोसिएशन, उसके मुख्य घटक है, उसका पीआरओ का काम चेतन भाई देखते हैं। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर श्रीखंडे से कि वे उन्हें एक सैपलिंग देकर और एक मोमेंटो दे करके उनका स्वागत करें। एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एड नागपुर की ओर से मैं एड सेक्रेटरी डॉक्टर विजय शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोगों के लिए बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि हमारे साथ आयुष मंत्रालय के एडवाइज़र डॉक्टर कौस्तुभ उपाध्याय हमारे बीच हैं। अब जाहिर है हम जितनी संख्या में होंगे उतनी संख्या में ही नागपुर का उद्योग होगा, तो जितना उद्योग का अनुपात है उस हिसाब से प्रत्येक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ है। मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि डॉक्टर उपाध्याय के साथ उनका मार्गदर्शन लें, उसके बाद उनके साथ जो भी आपकी डिफ़िकल्टीज़ है वो सारी डिफ़िकल्टीज़ भी शेयर करें, क्योंकि डॉक्टर साहब जो है वो अल्टीमेटली रेगुलेटरी बॉडी के हेड है आयुर्वेद के, उनके माध्यम से पॉलिसी निर्धारित होती है। तो हमारी समस्याओं को वो सुन करके डेफिनेटली कोई ना कोई समाधान निदान निकालेंगे, इसका मुझे विश्वास है। इसी तरह हमारे अपने डॉक्टर बल्लाल सर, आज रेगुलेटरी के विषय में डॉक्टर बल्लाल यानी एक अथॉरिटी है पूरे देश में एफडीए की। तो आपको भी अभी नए नए लॉज और नए नए प्रोविजंस आ रहे हैं,
तो मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर बल्लाल से कि वे भी उस पर बात करें, और आप लोगों को यदि कोई शंका कुशंका है तो बल्लाल सर आपको गाइड करेंगे, आगे भी आपको मदद देते रहेंगे। इसके अलावा अमवा के प्रेसिडेंट डॉक्टर श्रीखंडे जी, उनका वैशिष्ट यह है कि वो मॉडर्न फार्मेसी के व्यक्ति हैं और आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, आयुर्वेद के अनुसंधान, रिसर्च, निर्माण, इन चीज़ जुड़े हुए। वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं बैद्यनाथ के, वे भी हमारे साथ हैं। मैं कहूँगा, अनुरोध करूँगा चेतन भाई से कि उनका भी उद्गार लें, लेकिन इसके पहले हम एक ग्रुप फोटो कर लें। एक ग्रुप फोटो के लिए फोटोग्राफर एक ग्रुप फोटो कर लें। ये अंत में होता है, पर आई एम सॉरी, इंडस्ट्री सेक्रेटरी अनबलगन सर आए हैं, वो सेशन मुझे कंडक्ट करना है, इसलिए मुझे वहाँ जाना है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी और हमारे वो ACS भी हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, तो मुझे वहाँ जाना है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं वैसे आयुर्वेद से ही जुड़ा हूँ खुद भी, इसीलिए मेरी आत्मा तो यहाँ रहेगी लेकिन शरीर वहाँ ले जाना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। विजय सर से 1 मिनट मैंने खास मांगा है 2-3 चीज़ों के लिए, क्योंकि मुझे लगता है जो इस प्रकार के सेशन है उसमें थोड़ा बहुत बीच बीच में तड़का लगते रहना चाहिए। यहाँ जितने गणमान्य उपस्थित हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि नागपुर में यानी विदर्भ में 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक विदर्भ ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, एक आयुष मैन्युफैक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन। VDMA और एमवा दोनों के सचिव विजय शर्मा जी हैं। तीसरा इंडस्ट्रियल, ये जो एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसके भी सचिव विजय शर्मा जी हैं। हमने अभी तक के सचिव, महासचिव ऐसे पद सुने थे, ये सर्वत्र सचिव विजय शर्मा जी हैं, जो एक अन्य बड़े, अभी उन्होंने सर देखिए मैंने अभी अभी पकड़ी है छोटी सी बात, आपका शिष्य हूँ। सर मैं उसी तरक्की को ध्यान में रखते हुए आपकी यहाँ तारीफ कर रहा हूँ, आप उसके लिए नहीं है। और जिस एक्सक्यूज से उन्हें जाना पड़ रहा है, और एक्चुअली वो भी सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी की वजह से, इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी की वजह से जाना पड़ रहा है, तो ये संयोग है जो मैंने यहाँ नोट किया और आप सब लोगों के समक्ष पेश किया। थैंक यू विजय भाई, थैंक यू सो मच। Dear friends, we are proceeding with our program. आयुष मार्केट जो है उसमें आप सबको पता है कि आयुष में आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये सारी चीज़ों का समावेश होता है। और इस समय आयुष का जो मार्केट 2014 में था, ये सारे इंटरनेट के फिगर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि करीब करीब $3 बिलियन का आयुष का बिजनेस था। लेकिन कोविड के बाद बहुत सारी मॉडर्न मेडिसिन को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ये समझ में आया कि आयुर्वेद सिर्फ आयुर्वेद दवाई नहीं है, आयुर्वेद एक जीवन जीने की शैली है। तो उसमें आप समझ लीजिए, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2014 में जो $3 मिलियन का एक्सपोर्ट होता था या मार्केट साइज था, 2023 दैट इज़ ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर द कोविड, इट स्वेल टू $43.4 बिलियन। यानी कितना बड़ा जंप है यह आप और हम लोग सब लोग इसके समझ सकते हैं। और अभी 2024 के जो फिगर्स आए हैं वो ऑलरेडी इट हैज़ क्रॉस्ड $50 बिलियन, आई एम सॉरी। और जो इस क्षेत्र के दिग्गज हैं, जो फाइनेंस देखते हैं या जो इस प्रकार की चीज़ें देखते हैं, उनका ये एस्टिमेट है कि आने वाले 5 साल में 2030 तक के ये जो पूरा मार्केट है ये $200 बिलियन तक पहुंचेगा। मित्रों, ये बात हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है कि ये हमारा जो सेक्टर है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है। लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी हम सब लोगों की बढ़ रही है, क्योंकि हम सब लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस ऑर्गेनाइजेशन से बोलिए या इस साइंस से, आयुर्वेद साइंस से जुड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली हमारी जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ जाएगी। हमारे घर में जब कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो उस घर में रहने वाले हर व्यक्ति को अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी सीन वही है कि आप में से आप हम सब
बहुत जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में हमें काम करना है और डेफिनेटली कहीं रूटीन में काम करते करते कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐसे होते हैं जो कभी कभी हम लोग मिस कर जाते हैं या कभी कभी हमें पता नहीं होता है कि आगे क्या करना है, कैसा करना है, या जो किया वो सही किया या गलत किया। इन्हीं सभी चीज़ों के लिए आज जो दो फैकल्टीज़ हमारे बीच में यहाँ हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। डॉक्टर पुष्पहास बल्लाड़, आप सभी इन्हें मुझे लगता है पर्सनली जानते हैं, इनके काम करने के तरीके को जानते हैं और सारी चीज़ें हमें इनके बारे में पता है। लेकिन एक औपचारिकता के रूप में मैं छोटा सा एक परिचय सर का देना चाहूँगा। सर एम.फॉर्म, DBM, BA, MA, PhD ये सारी शिक्षाएं प्राप्त कर चुके हैं और वर्क एक्सपीरियंस लेक्चरर से इन्होंने शुरू किया था फ्रॉम पुसद, देन he cleared MPSC in 1993 and joined Food and Drug Administration as a drug inspector in 1993. उसके बाद में रेगुलेटरी का करीब 30 साल का एक्सपीरियंस सर को है, जो रेगुलेटरी में सर ने काम किया है, एंड ही रिटायर्ड एज ए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ ड्रग्स एंड फूड एंड FDA इन अगस्त 2023। एंड अभी इस समय वो अनुराग कॉलेज ऑफ फार्मेसी भंडारा वरटी में एक प्रोफेसर इसमें काम कर रहे हैं। उसके अलावा ही इज़ वेरी एक्टिवली एसोसिएटेड विद द गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार। ही इज़ एडवाइजर टू विज्ञान भारती विदर्भ चैप्टर। ही इज़ फाउंडर प्रेसिडेंट एंड ट्रस्टी ऑफ NGO Me2We फाउंडेशन। ही हैज़ ऑथर्ड 4 बुक्स टिल डेट। बीच में इनका ऑफिस में बैठे बैठे इन्हें कुछ अनईजीनेस महसूस हुई, पता चला कि बाईपास करना पड़ेगा, यानी विद इन 24 आवर्स इनका बाईपास भी हो गया और उन्होंने उस पर भी हॉस्पिटल में बैठे बैठे लेटे लेटे एक बुक लिख डाली कि बाईपास बाई चांस। तो दैट इज़ वन ऑफ द बुक ऑफ बल्लाड़ सर। एंड he works as a trainer also in so many different organizations and associations. He has attended more than 100 workshop trainings and conferences in India and abroad. एंड ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप बहुत सारी खुद कंडक्ट भी की हैं और उसको कंस्टिट्यूट भी इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को किया है। ही हैज़ गॉट सम नेशनल एंड इंटरनेशनल पब्लिकेशंस ऑल्सो। ही वॉज अवॉर्डेड एज द बेस्ट ऑफिसर FDA 2010-11 एंड 14-15। हम लोग जितने औषधि शास्त्र से जुड़े हुए, हमारे लिए FDA एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट होता है, हम कह सकते हैं। तो वहाँ पर बेस्ट ऑफिसर और एज ए लाइसेंस होल्डर ऑफिसर कभी कभी हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन उनमें से भी अगर बेस्ट ऑफिसर का अवार्ड 2 बार सर को मिला है तो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी कितनी अच्छी है ये वो बता सकते हैं। कोविड में मैं सर उपाध्याय सर से आज बात कर रहा था कि कोविड में जब इतना क्राइसिस चल रहा था तो उस समय ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की जो जिम्मेदारी कलेक्टर साहब ने सौंपी थी वो बल्लाड़ सर को सौंपी थी। हम सब के लिए गौरव की बात है। उन्होंने ऑनरेबल कलेक्टर के साथ में भी बहुत अच्छी सर्विसेज दिए हैं और फेलिसिटेट भी हुए हैं उनसे। देवेंद्र जी फडणवीस उस समय वो अपोजिशन लीडर थे, लेकिन अब वो डेफिनेटली उन्होंने अपनी बात को दोहराई कि मी पुनः ये इन, और अब एज ए चीफ मिनिस्टर ही इज़ वेरी मच विथ अस। Honorable Vice Chancellor of Nagpur City and many social organizations. He is life member of IPA, IPGA, VIBA, Me2We, APTI and so many different organizations on national level. And his hobbies, इसमें इन्होंने लिखा नहीं है लेकिन एक मैं बता दूंगा। जो लिखी हुई है वो रीडिंग बुक्स, राइटिंग, ट्रैवल टूरिज्म, सोशल एक्टिविटीज़ एंड फेलोशिप इन द सेंस ही loves to make friends. The only thing is he has some parameters for that, but he's a friend of friends, I can say very well. So dear friends, I request you to put your hands together and welcome Dr. Ballard sir for his presentation. देख लीजिए एक बार, नहीं तो फिर आप बोलोगे तो मैं बैठ जाता हूँ। Very good morning to each and everyone. I think it was too early for Ayush or Ayurveda. 10:30 बजे यहाँ कोई नहीं था, so that was a thing to be remembered. And this has always been happening with the Ayush or Ayurvedic drug in India. I was invited for the seminar at 10:30 a.m.
At the same time, I am also invited for a seminar on pharmaceutical sector at 12:30. So I failed to understand why Ayurveda is different and pharmaceutical sector is different. The major crowd, the major August gathering would be there at 12:30 onwards only. So we should have been included in Ayurveda sector. Respected Upadhyay sir, respected Srikhande sir, respected Chetanji Marwa, and the secretary Dr. Vijay Sharma. It is a great opportunity for me to interact with all of you and this August gathering today under the banner of Khasdar Audyogik Mahotsav. As said by Chetanji, I was in FDA, Food and Drug Administration, for last 30 years, and I have seen Ayurveda from my perspective. I am a man of modern system of medicine. Entire education was in modern system of medicine. But throughout my life, I was linked or inked towards Ayurveda. As said, Ayurveda is not a system of medicines, but it is a lifestyle. I consider it as a lifestyle. So we have always to have a collaboration with modern system of medicine, and that is why I was thinking about Ayurveda since last 30 years. And I have my own grudges, I have my own limitations, barriers towards the system of Ayurveda. I have visited, inspected almost 100 units in modern system of medicines, almost 50 units in Ayurveda throughout 30 years of life, and there is a clear-cut margin in my mind regarding Ayurveda and modern system of medicine. As far as modern system of medicine is concerned, the system is all set, standardized, validated, and rolling on its own. Whenever we look at Ayurveda, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मैंडेटरी है क्या, ये आवश्यक है क्या, ये नहीं किया तो चलेगा नहीं क्या. सो हमारी शुरुआत ही निगेटिविटी से होती है, हमारी शुरुआत ही बाईपास से होती है. दैट वी शुड अवॉइड. Throughout my speech of 20-25 minutes, I would be giving certain tips to Ayurveda practitioner or Ayurveda manufacturers or students कि हमने अपने आप को लाइसेंसिंग में, रेगुलेशन में ढाल लेना है, ढाल लेना चाहिए. रादर वी शुड डिमांड दैट रेगुलेशन, वी शुड बी रेगुलेटेड. एलोपैथिक मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन इतनी ज़्यादा सेट है कि दे डू नॉट नीड एनी आउटसाइड certification, they do not need any outside clearances, or they do not need any validation or audit over every batch. सारी बैच सेल्फ सर्टिफाइड होगी, सेल्फ ऑडिटेड होगी, एंड दैट वुड बी रिलीज्ड इन मार्केट. यहाँ पर वी नीड अंकुश. आयुर्वेदा में सारी जगहों पे हमको करना ही पड़ेगा क्या, ये नहीं यूज़ किया, सब्स्टिट्यूट यूज़ किया तो चलेगा क्या, ग्रंथ में तो ऐसा कहाँ लिखा है, ये आर्गुमेंट से हमारी तैयारी होती है. वी आर नॉट सेल्फ रेगुलेटेड. So first and the foremost thing is that we need licensing, we need regulation to a more greater extent. Sir, pani dena mujhe please. To more greater extent, so that we can be at par with modern system of medicines. That is my earnest request. अभी डॉक्टर उपाध्याय सर भी यहाँ पर है, तो मैं उन्हें ये भी मेरा पर्सपेक्टिव बताना चाहूँगा कि when we are thinking of going global, when we are thinking about international markets, exports of Ayurveda, here in India, we are not having licensing for trade in India. Sir, I think the time is ripe for us to go under the hammer, go under the licensing for trading in India. Unless and until there is a license needed for sale of Ayurvedic medicines in the small towns or cities or in markets area, this cannot be regulated at far. So if we want to compete globally, we must have licensing everywhere. अभी इसमें थोड़ा सा मेरा कहना आपको अटपटा लगेगा. It may be harming to some opinions about you, but at the same time,
I'm assured कि unless and until there is a licensing system, unless and until strict regulations and things are there, we cannot progress. Next, please. Dying from a disease is sometimes unavoidable, but dying from a medicine is totally unacceptable. It should be definitely unacceptable. जब हम कहते हैं कि आयुर्वेदा में भी सारी रेमेडीज़ है, सारे मेडिसिन है, सारे ड्रग्स हैं, हम लोग भी क्रॉनिक डिसीजेस को हील कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, सो वी आर कंपेयरिंग अवर सेल्फ विथ modern system of medicine. But mind well, it is totally unacceptable if a person die because of medicine. Next, please. According to me, what is my perspective is Ayurvedic drugs, there are certain misnomers. Siddha and Unani, somebody call them herbal preparations, some may refer it as jari booty, some may refer it as organic preparations, nutraceutical, dietary supplements, herbal cosmetics, herbo minerals, and whatever. Why can't we have a single definition? Why can't we have a single term and highly specific definition to it? ये सारा अभी खिचड़ी चल रहा है, किसी को भी कुछ भी हर्ब से रिलेटेड होगा तो आयुर्वेदिक बन जाता है या वाइस वर्सा, हर्बल कॉस्मेटिक्स भी होते हैं. नेक्स्ट प्लीज. सो वी हैव टू कम आउट ऑफ दिट. टुडे इन माय स्पीच आई एम गोइंग टू talk about some regulations surrounding Ayurvedic drugs. So these are so many acts or regulations or guidelines which are related to us. As far as manufacturing of Ayurvedic drugs is concerned, we are concerned with those so many acts. Please go through the list. We have to deal with Factory Act also. Previous, please. Pharmacy Act also, Consumer Protection Act also. We must have good cultivation practices adopted. Then we have Ayush Ministry's manual prescribed by Department of Ayush. So we have to go through all this. I don't think any manufacturer sitting over here or outside is having collection of all those rules and regulations and guidelines. Why are we fearing? Why are we not friendly? Why are we not moving on our own to all these regulations, study on our own and prepare ourselves for the global competition? Next, please. Licensing prerequisites. I will skip this slide because all this I am saying is manufacturers. If the students are interested, they may contact through the coordinators to me anytime. I am ready to help them. We will skip this slide. Next, please. The thalidomide tragedy in 1957 was a real eye-opener. In West Germany, a sedative or hypnotic drug thalidomide was commonly used for treating the nausea and in elevating the morning sickness in the pregnant woman. There were deaths, there were deformities born in the 5,000 children, 5 to 7,000 children born with deformities. Actually, this tragedy in our medical science was the main turnover, and it gave us big view, or WHO came into existence, then world guidelines came into existence, and we were aware of that there should be a quality to the medicines. Earlier to this, we were not bothered much about the quality. Next, please. Section 3 of the, it gives the definition of Ayurvedic Siddha and Unani drug, which includes medicines intended for internal or external use, or in the diagnosis, treatment, mitigation, prevention of disease or disorder in human beings as well as in animals, and manufactured exclusively in accordance with the formulae described in the authoritative books. Here the importance is to the authoritative books. Granth Aadhar, Granth ki yadi di hui hai Schedule 1 mein. We are supposed to manufacture medicines as per the book references only. And the second category, next slide please. The second category is patent and proprietary medicines. Here the formulations containing only such ingredients mentioned in the formulae described in the authoritative books of Ayurveda. Iska matlab, can we not prepare our own formula which is not as per the Grantha? Yes, we can prepare, but the condition is that all the ingredients into your formula must have references in the Granth. If you pick up 10 ingredients from the Granth and mix them, you can have a patent and proprietary medicine of your own. Next, please. From E-Aushadhi Polter, this is the list which you must possess. At the same time, you have to work independently on every article, every item of this list.
we have to do, we are supposed to work on every article of this list on our own. Whether there is inspection, whether there is audit, whether it is demanded, whether it is not demanded. We have to work upon every aspect of this list. Next, please. Technical staff, competent persons. For manufacturing, the qualification is degree in Ayurveda, one BAMS doctor is necessary, then graduate in pharmacy Ayurveda is also applicable, and there should be experience of at least 2 years if you employ a graduate in pharmacy Ayurveda. Then for documents, previous please, documents required, degree, registration, experience, affidavit, photograph, appointment letter and consent letter of the concerned person, of the applicant. Next please. Then we need to have a technical staff for quality control. Quality control section will have a minimum of one person from Ayurveda. Qualifications recognized under Schedule 2 of Indian Medicine Central Council Act, or 2 other persons, one each from Bachelor of Qualifications of Botany or Chemistry or Pharmacy. They may be part-time, they may be contractual basis, but if you are employing the second category, they should be 2 in number. Then you can have a public testing laboratory incorporated into your license. You can apply to the PTL, Public Testing Laboratory, and get their name on your license, so that every batch, every raw material as well as finished product will be going for testing to the Public Testing Laboratory. Next please. Documents regarding product approval, I will skip this. Next please. Next please. Safety, efficacy, quality. I would like to throw some light over this slide. Even the drug is safe, it may not be efficacious, or it may not be lacking, it may be lacking quality. Am I making a bold statement? There is a difference between safety and efficacy as well as quality. But at the same time, our product must meet all the 3 criteria. It must be safe, it must be efficacious, and at the same time, it must have quality of its own. The substance may be having safety parameters. It may be passing in safety, but it may fail in quality or it may fail in efficacy. The substance, your product may have safety and efficacy. It may lack in quality. Example, broken tablets inside the foil, or maybe stapler pin inside the tablet. We know those examples. So at the same time, on the one hand, all the 3 parameters must be there with your product. Next please. This is the checklist of layout plan for approval of manufacturing Ayurvedic drugs. Let us skip this because it is all given in the literature. Next please. I am showing you only first ground floor plan of a manufacturing unit. This is just to give you an idea how neat, clean your drawing should be. At the same time, how neat and clean your flow of the various sections should be. You can see there are different main and machinery entry. Raw material would be coming from the different end than the human entry. Then at the same time, it would be going out from the another end as per Factory Act. And then all the rooms are opening into the passage, so that there is lesser and lesser chances of contamination. There is no interaction, there is no intercrossing. At the same time, we are reducing the chances of interlocking or adulteration. Next please. And at the end of the scrutiny, the licensing authority gives a stamp over your map like this, and it is approved for so many sections on this date and for this floor. Next please. Section 33(1) of penalty. This is the topic of interest of food and drug personnel. As like the modern system of medicines, there would be 4 categories of wrong drugs. A drug being manufactured without license, a misbranded drug, adulterated drug, a spurious drug. In Ayurveda also there are 4, these possibilities are there. Adulteration may be there, spuriousness may be there, misbranding of the Ayurvedic drugs may be there. At the same time, without license manufacturing may be there. So there are penalties incorporated into this act. I don't think nobody has given any thought about penalty. I appeal to the August gathering whether you have been knowing this earlier. We are not bothered. We do not know whether there is punishment given or not.
हमें मालूम ही नहीं, वी आर नॉट टेकिंग द मैन्युफैक्चरिंग सीरियसली, पता नहीं क्या इसमें ये डालने से पनिशमेंट कितनी है, वी आर नॉट बॉदर्ड. सो वी शुड गो थ्रू द डाटा, एट द सेम टाइम वी शुड नो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर गोइंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग. नेक्स्ट प्लीज. These are some of the examples of our food and drug department's actions. Banawat Jandubam. Next, please. Please fast. Kheda Ayurvedic syrup deaths. Ayurvedic syrup से deaths हुई थी. Autopsy करने के बाद उसमें alcohol मिल गया. Next, please. Sildenafil found in power up capsule. यानी adulteration था इसमें. Next, please. This is FDA's action on self-proclaimed scientist Munir Khan. Munir Khan नाम की बहुत बड़ी हस्ती थी. All the Ayurveda people know him. बहुत बड़ा political backup and everything. Very powerful personnel. He used to take यानी पिस्तौल वेस्तौल लेके आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग करने वाला वो इंसान था, बड़ा आदमी था. तो उसको हाथ लगाने के पहले भी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ी. बट ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग. बॉडी रिवाइवल नाम का उसका प्रोडक्ट था. 17,000 रुपीज़ per bottle, 17,000 rupees, and there were so many claims. So we have to take a very stringent action against him after a long planning because he was a big shot. Next, please. Incidentally, that is PM Ballal sitting over here on the box. This is from Pune, this is from Nagpur. So raids are continuously going on. Next, please. We had raided and 41 lakh amount Unani medicines were seized. These are the ladies inspectoral staff of Nagpur department. Next, please. Child dies after being administered neem oil. All these examples are related to ASU drugs. Next, please. The drugs and magic remedies. This is also interesting feature. We are not well studied into this. Ayurvedic manufacturers do not take very serious issue of DMRs. We have a tendency, almost all Indians have a tendency of copying good things and copy pasting this on our products. So we simply take one claim of this product, one claim of this manufacturer, and we put two claims of our product, similar product. So this is a dangerous trend. There is a separate act, Drugs and Magic Remedies Objectionable Advertisement Act, which is preventing wrong advertisements or misleading advertisements into the Ayurvedic drugs. Next, please. Diabetes. Then menstrual disorders in women. These disorders cannot be claimed to be cured by any medicines. So any medicines which claims to cure this or mitigate this or alleviate this would be in danger. Next, please. Blindness, cataract, glaucomas cannot be recovered by any medicines. Next, please. Calcium गोळीमध्ये stapler pin. This is also possible. Quality is good, efficacious product. It is a safe product, but not of standard quality. Next, please. Arrested for selling Ayurvedic syrups with over 12% alcohol. Alcohol का limit उसको पार कर लिया है. So that is why there were raids. Next, please. Body parts of wild animals seized from Ayurvedic medicine shop. आयुर्वेदिक मेडिसिन शॉप्स में लाइसेंस लगता नहीं है, इसका गैर फायदा उठाया जाता है. देयर इज अ फ्रीडम गिवन, सो एनीथिंग एंड एनीथिंग इज हैपनिंग अंडर द सन इन द आयुर्वेदिक ट्रेडिंग यूनियंस इन द रिमोट एरियाज. छोटे छोटे गांव में आयुर्वेदिक के ट्रेडिंग के यूनिट्स में ऐसा कुछ भी पॉसिबिलिटी होती है. दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग दैट देयर शुड बी अ लाइसेंसिंग फॉर ट्रेड ऑल्सो. नेक्स्ट, प्लीज. Now I am shifting to, last 5 minutes, I am shifting to business opportunity for Ayurvedic physicians. Only we should not be dependent upon the Ayurvedic practice, but we have so many avenues in front of us. We can think upon this. This is the modern 2024 scenario. We have so many opportunities in front of us. I will read out the titles only. Ayurvedic clinic or wellness center, online consultations, Ayurvedic products development, Ayurvedic spa or retreat, Ayurvedic courses and workshops, Ayurvedic lifestyle programs. Next, please. Corporate wellness programs, herbal medicine manufacturing, Ayurvedic tourism, health and wellness, blog and broadcast, collaborations with healthcare providers, research and development. So I would like to take advantage this Vidarbha advantage. These are so many avenues which are nascent
and which are virgin and in front of us, we should think about them while we are doing our practice of Ayurveda or Ayurvedic manufacturing. We can go for it. Then especially I was interested in Dr. Upadhyay sir. That is why the next slide would be for, I'm putting my views to him, and I would like to discuss with him personally after this. According to me, according to a person sitting on the Food and Drug Administration's chair for 30 years, I have come forward with some points, the core issues which are harming, which are limiting the growth of Ayurveda, according to me, were lack of quality certified herbal raw material supply. You also agree, you are also witness to this. Lack of scientifically validated test methods for checking adulteration. There are no methods. It is very difficult for a person of FDA to prove the case in courts and to prove our point that this is adulterated, because there were no validated methods. Lack of availability of biological active markers for product standardization. This is also a big lacuna. Lack of quick efficacy evaluation models. ऑन स्पॉट मेथड्स बहुत कम होती है, जैसा कि एलोपैथिक में पॉसिबल है स्पॉट टेस्ट, यहाँ पर हमें प्रॉब्लम जाता है. लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेड क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ हर्ब ड्रग इंट्रैक्शन. वी आर नॉट बॉदर्ड हर्ब ड्रग की इंट्रैक्शन होती है कि नहीं होती है, वी डू नॉट नो. वी आर नॉट कंसर्न एज मैन्युफैक्चरर्स, बट वी शुड हैव ए लुक कि I am taking diabetic medicines, but at the same time, I want to go for some Ayurvedic preparations, whether there would be drug and herb reaction with metformin or not, I don't know. Slow technology adoption by manufacturing sector, बहुत negligence है, थोड़ा सा lethargy है, थोड़ा सा awakening आवश्यक है कि we are not bothered about the technology adoption. We are preventing any changes. FDA ने बताए तो थोड़ा सा डर लगता है, देखेंगे सब करते हैं तो मैं करूँगा. Next please. Slow adaptation of new pharmaceutical dosage form. Research and development बहुत zero होता है, बहुत कम होता है. We are not open for research and development in Ayurveda, and we are not moving ahead with the product development. Lack of IPR or its alternative. जैसा कि modern system में है intellectual property rights, वैसा हम आयुर्वेदा में कुछ सोचे नहीं है. Lack of rigor required for establishing efficacy, especially proprietary ASU drugs. Inadequate emphasis on sustainable development of herbs. Lack of documented validation of products. Lack of health insurance. गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा ख्याल हमारे इंडस्ट्री की तरफ होना चाहिए. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस में आयुष ड्रग्स अप्लाई कर देती है, अलाउ कर देती है, सो इट वुड बी ए बिग बूस्ट टू द इंडस्ट्री. Lack of trained manpower. Here we are lacking definitely. Research and development centers for herbal medicines. Next please. Common facility centers for quality certification and validation. Why can't we think of having common facility center throughout India in certain divisions? Like Nagpur division is there, Amravati division is there, Aurangabad division is there. We should have a common facility center for resolving products, the problems of ASU manufacturers. International Marketing Center for support. There is no support. Quality Assurance Protocol हमारा established नहीं है, validated नहीं है. GMP Training and Technology Transfers. जैसा कि एलोपैथिक में मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन में होता है, वैसा हम वी आर नॉट ओपन फॉर डिस्कशंस, वी आर नॉट ओपन फॉर बिग कॉन्फ्रेंसेस, वी आर not open for even sharing of our experiences. Here I am at pain to note that we do not have a standard repository in India. थोड़े मोटे चल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड सपोर्ट अ प्राइवेट रिपोजिटरी. नागपुर में क्या लेवल पे रिसर्च पर्टिकुलर हब्स पे हुआ है, दैट असम पीपल डू नॉट नो. तमिलनाडु में क्या हो रहा है, द गुजरात डजंट नो. We should have a repository. Yeah, these many herbs are there, and on these herbs, this much research is already being carried out. So if we are interested, you can take this on from this level. सारे दोबारा A से स्टार्ट करते, ABCD से स्टार्ट करना पड़ता है. So this should be prevented. We should work on development of repository in India at par with modern sciences. Common raw material source center. I hope that Ayush now has started working on one herb, one standard terminology. So that is good. That is a good welcome sign that Ayush has developed, and I am proud that we are the only country to have a separate department of Ayush
Ministry of Ayush for looking towards indigenous system of medicines. High quality hospitals change honi chahiye related to Ayush drugs. Unless and until all these 22 parameters are taken into consideration, I think we cannot progress at a faster rate, and we cannot give our Ayurveda a global face. With this, I will stop over here. I am readily available to everyone through Mr. Chetanji Marwa, and thank you very much, Chetanji, for inviting me from this. Thank you very much. Thank you very much, sir. I can understand the pain, the agony you must have experienced while visiting various Ayurvedic pharmacies and Ayurvedic manufacturers. मैं छोटी छोटी चीज़ें सर ने जो यहाँ पर कही है, सबसे आखिरी में उन्होंने जो बात कही है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट कहीं ना कहीं हम भी निगलेक्ट हुए हैं बाय द गवर्नमेंट. राजाश्रय इसे दूसरे शब्दों में कहते हैं कि जो इम्पोर्टेंस मॉडर्न मेडिसिन को मिली वो कहीं ना कहीं हम उसमें पीछे पड़ गए. एक सौतेला व्यवहार गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये सीन बहुत चेंज हुआ है. सर ने जो जो अपॉर्चुनिटीज़ बताई उसमें से बहुत सारी चीज़ें अब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं और मुझे लगता है बाकी की भी बहुत जल्दी स्टार्ट होगी. सर ने बताई साफ़ सफाई की बातें इन अवर यूनिट्स, जितना मैप साफ सर ने यहाँ पर बताया. सर, आयुर्वेद की जो इंडस्ट्री होती है दैट इज़ मोर और लेस समथिंग लाइक हमारे घर की किचन. रोज़ सुबह शाम खाना बनता है, किसी के यहाँ 2 लोगों का, किसी के यहाँ 20 लोगों का, और थोड़ी देर के बाद वो जो बनाने वाले होते हैं वो इम्यून हो चुके होते हैं कि साफ़ सफाई है या नहीं है. ये पुराने ज़माने की बात है, लेकिन अब मॉड्यूलर किचन का ज़माना आ गया है. तो डेफिनेटली पहले की अपेक्षा आज की तारीख में किचन लोगों के यहाँ साफ़ मिलती है. और सर, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दिस, ये हम सब एक हैं, हम आपको एश्योर करते हैं कि आने वाले समय में आपको ऐसी कोई शिकायत हम मिलने नहीं देंगे. क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर आयुर्वेद को बढ़ाना है तो हमारा साथ जरूरी है. जब तक हम खुद नहीं आगे आएंगे, खुद नहीं करेंगे, तो तब तक के ये सारे काम नहीं होंगे. सर, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आई एश्योर यू एंड थैंक यू वेरी मच. और सर के जो भी प्रेजेंटेशन था उसके बारे में जो डिटेल्स आपको चाहिए, डेफिनेटली सर इज़ अवेलेबल 24/7 फॉर वी पीपल. वी कैन अप्रोच हिम एंड वी कैन गेट ऑल द डिटेल्स. डियर फ्रेंड्स, ये हमारे लिए बहुत प्रिविलेज है कि इस समय हमारे बीच नागपुर शहर के एक, नागपुर शहर तो मेरे ख्याल से बहुत छोटी सी बाउंड्री है, विदर्भ बोलूँ या राष्ट्रीय स्तर पर भी बोलूँ, एक विभूति हमारे बीच आई हैं, डॉक्टर गोविंद प्रसाद जी उपाध्याय. ये सचिव हैं पकवासा रुग्णालय समिति के, और लिस्ट बहुत लंबी है सर की. मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक पुष्प यहाँ लेकर आएँ. तेलंग सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि सर का स्वागत एक पुष्प देकर यहाँ पर करें. We are just acknowledging the presence of Honorable Dr. Govind Prasad Ji Upadhyay. Thank you, sir. डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हुए उस प्रमुख मुद्दे पर आ रहे हैं जिसमें अभी सर ने बहुत सारी ऐसी बातें करी, बहुत सारी चीज़ें बताई कि गवर्नमेंट की रेगुलेटरी ये है, गवर्नमेंट ने ये रूल फ्रेम किए हैं या डिपार्टमेंट ने ये रूल फ्रेम किए. तो ये सारे डिपार्टमेंट के रूल कभी हम सोचें तो फ्रेम करता कौन है? कौन सोचता है कि ये ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए? ये सचमुच में कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कौन लोग हैं इनके पीछे, क्योंकि ये इस प्रकार के जो लोग होते हैं, जो सलाह देते हैं, जो कंसल्टेंट होते हैं, वो पब्लिक के सामने नहीं आते, वो हमें दिखते भी नहीं कि वो हैं कौन लोग, ये जो सारी नीतियाँ बना रहे हैं. लेकिन वो लोग अगर इतनी आसानी से हमारे लिए उपलब्ध हैं तो ये हमारे सभी के लिए गर्व की बात है. ये आयुष की जितनी पॉलिसीज़ आयुर्वेद से रिलेटेड हैं उसमें अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाला व्यक्तित्व आज हमारे बीच में है, डॉक्टर कौस्तुभ उपाध्याय सर. मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पर उनका आपके सामने करवाना चाहूँगा. ही इज़ पोस्ट ग्रेजुएट इन आयुर्वेदा, देन MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, PG डिप्लोमा इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट. अभी हम लोग बात कर रहे थे IPR की या इस सारी ट्रेडमार्क्स चीज़ों की, तो सर का वो भी बहुत अच्छा अनुभव है. ही इज़ वर्किंग एज एडवाइज़र इन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेड ऑफ ड्रग पॉलिसी सेक्शंस. आप ये एक एक चीज़ें थोड़ा ध्यान से सुनिए और हमें इनसे क्या क्या चीज़ें पता चल सकती हैं वो आप ज़रूर नोट करिएगा.
Then looking after regulatory aspects of Ayush drugs in India, regulatory aspects जो अभी बल्लाड सर ने हमारे सबके समक्ष रखे. Looking after working of central sector schemes related to Center of Excellence, Public Health Initiative, extramural research, supervising Ayush related work of public and private insurance sector, biodiversity acts and rules. जैसा सर ने बल्लाड सर ने बोला कि नीतियों में कहीं जरूरी है, रियम्बर्समेंट में आयुर्वेद का मिलना जरूरी है, LIC यानी हेल्थ इंश्योरेंस में मिलना जरूरी है. तो सर ये सारी चीज़ों पर काम हो रहा है. कुछ कुछ डिपार्टमेंट ने अलाउ कर दिया है कि रियम्बर्समेंट आयुर्वेद को अब वो देने लगे हैं. हेल्थ सेक्टर भी जो है हेल्थ टूरिज्म के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं तो गवर्नमेंट ऑफ आयुष कहना चाहूँगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं. सर हमें उसके बारे में आगे बताएंगे. And he is heading various committees formed by Minister of Ayush, Government of India. He is heading committee to examine the representation of stakeholders regarding draft of new drugs, medical devices and cosmetics bill 2022. 2022 में एक बहुत अच्छा और रेगुलेशन आगे आया है जिसे आयुष आहार के रूप में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने प्रेजेंट किया है, जिसमें अलग अलग चीज़ों को हम न्यूट्रास्यूटिकल या आयुष आहार बोल के प्रेजेंट मार्केट में कर रहे हैं. Then he is heading expert committee to review or revise the Schedule E1 under Rule 161 of Drugs and Cosmetics Act 1940. क्योंकि कहीं कहीं हमें शायद मैन्युफैक्चरर को लगता है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आयुर्वेद के लिए अलग से फॉर्म होने चाहिए, जिस पर सर उस कमेटी को हेड कर रहे हैं. कमिटी टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग शेड्यूल 1 बुक्स ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940. ये एक गागर में सागर समाने का मैंने एक छोटा सा प्रयत्न किया है, लेकिन अब आपके सामने जो पर्सनैलिटी यहाँ आ रही है, मेरा अनुरोध है कि जोरदार ध्वनि से इनका हम यहाँ स्वागत करें और इनके प्रेजेंटेशन को हम यहाँ पर देखें. सर. रागादि रोगान सुतानुशक्तान अशेषकाय प्रस्तान अशेषान औसुक्य रोगाद अतिदान जगाना योग पूर्व वैद्याय नमोस्तस्मै. आदरणीय श्रीखंडे जी, गोविंद प्रसाद उपाध्याय जी, बल्लाल जी, चेतन जी and my dear friends. पहले बार अभी जो बल्लाल साहब ने बताया, दैट इज रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ASU ड्रग्स. अब मैं जो बता रहा हूँ वो भी वही है, ऐसे आपको लगता होगा. नहीं हो रहा, लेकिन मैं जो अभी बता रहा हूँ दिस इज रिगार्डिंग पॉलिसी एस्पेक्ट्स. पहले वाला वही रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एनी ड्रग. अभी बहुत सारे ऑलरेडी बल्लाड साहब ने बता दिया व्हाट इज द नीड फॉर रेगुलेशन. जो ड्रग बोल के आप कोई डिसीज के लिए ले रहे हैं, दैट हैज टू क्यूर योर डिसीज. इट गिव्स रिलीफ फ्रॉम द डिसीज. अदरवाइज you will be misled, you will ignore your disease and it will lead to some dangerous situation. That's why regulation is required for everything including drug, and drug we should be more careful. Generally for approving any drug, what is the main requirement? First is safety, second is efficacy, third is quality. He also mark it down. So what is the safety regulation? सपोज हम चावल खा रहे हैं, चावल खाने से मरेंगे क्या? किसी को डाउट नहीं आएगा. वाई? वी आर कंज्यूमिंग दैट सिंस एजेस एंड वी हैव नो डाउट चावल खाने से कुछ होगा नहीं बोल के. इज इट दैट? सो नेक्स्ट इज एफिकेसी, whether this will have a effect on this particular disease or not. What is the thing to be clarifying these things? That is clinical trial. एक तो toxicity study होना है, एक clinical trial होना है, then the quality, their
we will come to pharmacopoeial standards and all those things. So आयुर्वेद में ये तीनों कैसे कंसिडर किया है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, शुरू में बल्लाल साहब भी बता दिया, शेड्यूल बुक्स इज ए क्लासिकल टूल to ensure efficacy and safety from the empirical evidence. आप लैब में जो किया है, जो 100 लोगों में किया है, that is not the only study. ये thousands of years from generation to generation on large population, this study has happened and that has been recorded and in practice, in continuation since Vedic ages. So that is the schedule books. So Government of India during 66, they recognize this is already in practice, their safety is invariably established, and these schedule books can be treated as a empirical evidence to establish safety and efficacy. That's why we have two definitions, 3A and 3H1. Already Ballard Sahab has given what is that definition is. So if the particular ingredient and the therapeutic effect of that particular ingredient is mentioned in any of these schedule books, then it is a formulation which can be licensed under ASU regulation. I will not touch homeopathy because I don't think any homeopathy person is there here. So I will just touch ASU. I will not touch in detail to homeopathy. So that is the reason why schedule books are very much important in ASU regulation. And there are two sets, 3A. If the formulation is same as what is told in the schedule books, then it is classical preparations. You cannot make any alteration. Only thing you have to give the reference of the particular schedule books in your label. That is the classical 3A. And 3H, even in Charaka, any formulation depending on the requirement of the patient and depending on the availability, depending on the seasons and various aspects, the Vaidya can modify the formula. This freedom is given to the each and every Vaidya. So that freedom has transferred in the form of 3H. Proprietary medicine आप मन बना के कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं है. You will have the incorporate the concept which is told in the schedule books. फिर उसके लिए क्या requirement है? 158 इसमें आता है आपका क्या क्या requirement है. If indication is same as in schedule books, you just can give textual rationale. If indication is different from the schedule books, then you have to give the proof of efficacy. One more issue आता है clinical trial. अभी पार्लियामेंट क्वेश्चन भी आया है, सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि वाला केस में ये गवर्नमेंट से पूछा भी गया है. What is clinical trial as per the Drug and Cosmetic Act? Suppose efficacy of the particular drug is not yet established, then that is a drug which has to be undergoing trial, and for that only clinical trial is permitted under the Drug and Cosmetic Act. But in case of ASU drugs, these are already in use and it is not a new drug, investigational new drug, that is the term coined under Drug and Cosmetic Act. So ये आप यूज़ कर रहे हैं बहुत सालों से. अब एफिकेसी ट्रायल क्या है? आप इसी डिसीज के लिए बोल रहे हैं, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा तो आप यूज़ भी नहीं कर सकते. सो वेदर दिस कैन बी अंडरगोइंग एज ए क्लिनिकल ट्रायल. सो इसलिए हमने ये वर्ड यूज़ किया है, पायलट स्टडी करें, एफिकेसी स्टडी होना है. क्लिनिकल ट्रायल कैन बी मेड एंड it is not as per the definition of Drug and Cosmetic Act. It is a clinical investigation to prepare a documental evidence for efficacy of your drug. It is not a trial drug. Again, it's not a trial drug. You are already using that drug for the same purpose for since ages. But you are making a formal study to establish that. That is to create evidence. So those are bifurcations. Next. Chapter 4A is the rules containing 33B to 33O regarding
all the rules related to, all the sections related to ASU drugs. Now, one more addition has happened just last month. Anybody can tell? Along with ASU, one more addition is there. Now, officially under the rules. It is Savarippa. Now it is Ayurveda, Siddha, Savarippa and Unani drugs. And homeopathy also is going to migrate into the single chapter in the forthcoming new drug bill. Okay. So then first schedule I have already told. This is the regulatory aspect of ASU drugs. Then rules 151 to 170. 170 is now under question. Anybody know what is 170? It is the regulation related to advertisement, misleading advertisement, where advertiser has to take prior permission of the SLA. That has been omitted by the government. Now it is under the stay by the order of Supreme Court, and decision is pending with the court. So one more thing, lab, DTL, sir has told about public laboratory. Suppose if you are a very big manufacturer and you can have a facility within your establishment to test the drug, because as per the GMP, you have to maintain batch to batch authentication of raw materials, isn't it? Batch to batch, all the pharmacopoeial standards you have to meet. So if you have laboratory within your premises with all qualified persons, you can do it in your own lab. But many small manufacturers, most of us in this group, they are very small manufacturers, they cannot afford to have their own lab. So for that, there is a facilitation under 161 A to J, where a DTL, drug testing laboratory from the private sector, has been recognized by the government, so that you can get your raw material checked there and authenticate and keep it in your record as per the GMP. That is regarding schedule. Schedule E1, now it is under revision. Draft notification is already published day before yesterday. And Schedule T, anybody knows what is Schedule T? That is the GMP. That is the basic features where you have to maintain your premises as a manufacturer. So Schedule T is also under revision. In another next 2 days, it is going to be coming in public domain as a draft notification. That is also under revision. Schedule TA, that is one of the most neglected schedule of the Drug and Cosmetic Act, which you are all not following, even though it is there compulsory under rules. That is, whatever the raw material you have used for the whole year, you have to submit the data of raw material to the authority. One is state SLA, another is NMPB, National Medicine Plant Board, that you have to give. These are the three things. Then next slide. I think we have to move faster. These things already sir has explained. I will not go into details. Regarding Drug and Magic Remedies Act, we should be very careful. There are certain diseases where you cannot claim that you will cure the disease or treat the disease. So that list is there. If you already it is there since 50s. So a government gazetted officer under Section 8 has been notified from each state so that he can initiate an action on that. And now this is very much in news because of that ill-famous Patanjali case. Next please. So I will not go through these things. Already Ballalji has explained. Next slide. This is also, you are already familiar with what you have to disclose, how you have to maintain documents under GMP. Whenever drug inspector comes to your premises, you should be in a position to show what are the details. Why all these things are important? Just khana purti nahi hai. Why GMP is important? Suppose you have a particular product and there is an allegation. Just Kheda ka bataya sir ne. Kheda kidhar ka hai? Gujarat wala? Andhra, okay. I will just give them one example. In Gujarat recently happened. Some people died for consumption of some
allegedly Ayurveda medicines. इसका नाम क्या था मुझे अभी याद में नहीं आ रहा है, कोई आसव का नाम था। उसको लेके सब मर गए, लगभग 20-25 लोग मरे थे। सो बिग न्यूज़ हो गया। अभी आजकल तो एक फैशन भी है, क्योंकि कंपटीशन चल रहा है, ये उभर के आ रहा है, इंडस्ट्री है। सो एक बार आयुष का हो गया तो बदनाम कर लो, खूब सब मिला के बदनाम कर लेंगे। बाद में पता लगा दैट इज नॉट ए लाइसेंस आयुर्वेदा प्रोडक्ट एट ऑल। वो सिलवासा में एड्रेस दिखा रहे, लाइसेंस वगैरह डिटेल्स दिखा रहे, बाद में देखा तो उधर भी नहीं है। वो लोकल लिकर का सेलिंग का ये था, वो लेबल लगा देता था, हर मार्केट में छोड़ता था। उनका अड्डा था, 1-2 अड्डा, उसी में सेल होता था। सो हमने बोल दिया, पेपर में आ गया, सो ऑन कंजम्पशन ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन पीपल डाइड। ऑन इन्वेस्टिगेशन ये हो गया। ये तो लाइसेंस भी नहीं है, ठीक है। सपोज ए लाइसेंस प्रोडक्ट, फॉर्चुनेटली ज़्यादा हमारा आयुर्वेदा मेडिसिन लेने से मरने का कोई नहीं है, लेकिन ड्रग एक्ट में जो रेगुलेशन शुरू हुआ, आपको याद होगा मृत संजीवनी सुरा, पुराना लोगों तो गोविंद प्रसाद उपाध्याय जी बता देंगे। वो जो भी ड्रग रेगुलेशन का शुरुआत ही हुआ वो मृत संजीवनी सुरा से। पहले रेगुलेशन ही नहीं था आयुष का। वो मृत संजीवनी सुरा में इतना, वो भी यही चक्कर था, लोकल लिखकर मृत संजीवनी सुरा नाम से बेचते थे। और लोग के दिल्ली में शायद 200 से ज़्यादा लोग मरे। दैट वाज द इनिशिएशन ऑफ रेगुलेशन अंडर द ASU कैटेगरी। ये पर्टिकुलर लाइसेंस प्रोडक्ट किसी ने बोला, ये अभी दशमुलारिश का तो बहुत बदनाम सुना है केरल में, दशमुलारिश लेने से उनको लिवर खराब हो गया बोल के, ठीक है। सपोज दिस इज मेडिसिन विच हैज कॉज दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, उसका आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? देन यू हैव टू चेक व्हाट इज द बैच नंबर, कैसे आएगा? फिर वी विल SLA विल बी रिपोर्ट, इट विल बी रिपोर्टेड टू कंसर्न्ड SLA ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। बिकॉज आप नागपुर में बना रहे, वो दिल्ली में भी मिलेगा, कर्नाटक में भी मिलेगा, असम में भी मिलेगा। आपका कोई दशमुलारिश खरीद या मैंने खा लिया, मुझे कुछ बीमारी हो गया, उसको टेस्ट कैसे करेंगे? फिर सपोज एलिगेशन इसको लेने से ये मरा व्यक्ति, पहले देखेंगे ये किसका लाइसेंस प्रोडक्ट है, उस स्टेट का SLA को जाएगा मैसेज, आप चेक कर लो भाई। फिर वो आएगा आपका प्रेमिसेस राइड करने को। फिर आपको क्या करना होगा? उसका डॉक्यूमेंट सारा दिखाना होगा, और उस बैच का दशमुलारिश किधर 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 भेजा है वो डाटा आपके पास अवेलेबल होना है। फिर हम लोग उधर ट्रेस करेंगे, जो जो वो मेडिसिन कंज्यूम किया है वो सबको ये प्रॉब्लम हुआ है क्या? दशमुलारिश आपने लगभग 10,000 पेटी बनाया है, सो इतना लोगों में ये सर्कुलेट हुआ है, इतना सारे लोगों में ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ है या नहीं है, ये पता करना होता है, वो इन्वेस्टिगेशन की पार्ट है। उसके लिए ये सारे डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी मच नेसेसरी। और दूसरा एक इश्यू भी आया था, च्यवनप्राश में आंवला ही नहीं है। 15-20 साल पहले सारे स्वीट पोटैटो डाल देते हैं बोल के। अभी भी कुछ लोगों का शक है, वैद्य लोगों में है, जब ऑफ सीजन में जो च्यवनप्राश बन के आता है उसमें आंवला होता है या नींबू होता है पता नहीं बोल के वैद्य लोग, पुराने लोग तो शक करते हैं, और टेस्ट से पता लग जाता है हम लोगों को। लेकिन लैब से एस्टैब्लिश करने में थोड़ा सा चैलेंजेस है, उस पर आऊँगा मैं। सो इसको ट्रेस करना है, रॉ मटेरियल आपने सही यूज़ किया है या नहीं है, वो कैसे करेगा? उसमें फिर अगेन GMP में आपका रॉ मटेरियल्स का बैच टू बैच रिकॉर्ड होना है। उसमें वो रॉ मटेरियल जो आपने लिखा है सैंपल भी रखना होता है, और हर सैंपल एक्सपायरी के बाद कुछ पीरियड तक रहना होता है। सो वो आप कैसे ट्रेस करेंगे? वो GMP के थ्रू होता है। देन बाकी सब तो आगे बढ़ेंगे। एक 33P है, दैट इज द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन टू द स्टेट्स, बिकॉज एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टेट्स के पास है, पॉलिसी मेकिंग, रूल्स मेकिंग वो सेंटर के पास है। जब भी कोई स्टेट्स अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू एक्ट नहीं करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर होता है स्टेट को डायरेक्शन देने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड।
ये मैंने ऑलरेडी किया है, ये आसू डीसीसी, आसू डी टैब, इसके बारे में थोड़ा बता दूंगा। आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी, it is the committee which is represented by state regulatory authorities of all the states. It's a headed by usually मैं इसका चेयरमैन हूँ आसू डीसीसी का सेंटर में। सारे स्टेट्स का जो एसएलएस है, जो एएसयू रेगुलेशन देखते हैं, उनका बॉडी होता है। स्टेट अपॉइंटमेंट करना पड़ता है अपना स्टेट एसएलए को उस बॉडी में। वो दैट इज द डेमोक्रेटिक सेटअप to discuss various aspects of the drug rules, both policy and implementation aspect. Generally ASU DCC recommendation फिर ASU DTAB में रखते हैं। What is ASU DTAB? Technical Advisory Board, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। इसमें मैं मेंबर सेक्रेटरी होता हूँ एडवाइजर होने के नाते। इसमें क्या काम होता है? इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स होता है, बहुत सारे स्ट्रीम्स का, क्योंकि कोई भी रूल्स पॉलिसी बनाना है एक स्ट्रीम का एक्सपर्ट से नहीं बनता है। उसमें इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव रहता है, बॉटनी का रिप्रेजेंटेटिव रहता है, फाइटोकेमिस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव रहता है, उसके अलावा वैद्य रहता है, हकीम रहता है। सो सारे स्ट्रीम का, और इट इज़ हेडेड बाय DGHS, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ये आसू DTAB। दैट इज द हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी इन रेस्पेक्ट ऑफ ASU ड्रग्स, and on this recommendation only government will go ahead with the modification in the drug rules. नेक्स्ट उसका सब कमिटी ऑफ होम्योपैथी पहले था, अभी आसू DTAB, क्योंकि आयुष मिनिस्ट्री अभी प्रारंभ हो गया है 2014 से। सो पूरा ड्रग रेगुलेशन रिलेटेड टू आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी होम्योपैथी हैज बीन हैंडेड ओवर टू दैट। सो नाउ वी हैव taken experts of homeopathy and Savaripa into ASU DTAB only. So we are making rules in respect of all the streams, including homeopathy and Savaripa. पहले क्या था? होम्योपैथी एलोपैथिक ड्रग के साथ ट्रीट करते थे, उसके क्योंकि वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का जो डेफिनेशन है उसमें आ नहीं रहा था। सो दिस इज ऑल इन ग्लांस व्हाट आर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। नेक्स्ट फार्मा, प्रीवियस स्लाइड प्लीज। एक फार्माकोपिया कमीशन का बारे में बता दूंगा। दिस इज द फार्माकोपिया कमीशन इज अथॉरिटेटिव बॉडी फॉर कीपिंग standards. What is the standard? And they are part of the schedule books also. All the formularies and pharmacopoeias are part of the schedule, deemed to be part of schedule books. इसमें क्या है? एक चैलेंज अभी बल्लाड साहब ने भी बताया। देखिए, स्टैंडर्ड्स ऑफ केमिकल ड्रग इज ए वेरी इजी टास्क। इट्स ए हैविंग क्लियर कट आइडेंटिटी। व्हेनेवर बॉटनिकल ड्रग्स कम्स, आप एक चावल का ही ले लीजिए, आप 10 दुकान में 10 तरीके का चावल लाएंगे, जो चावल बनेगा सारा एक तरफ का रहेगा? हो सकता है। केमिकली एवरीथिंग इज सेम। चावल लिए, परमल चावल ले लीजिए, और कुछ लोकल वेराइटी डोसा चावल बोलते हैं हम लोग, वो ले लीजिए। आपका राइस जो है पूरा मिक्स हो जाता है, एक पिंड बन जाता है। वही बासमती लीजिए, उसका खुशबू ही अलग है, उसका टेक्सचर ही अलग है। सो हर चावल का अलग अलग वैरायटी है। एक चावल में ही इतना वैरायटी है। ये ड्रग्स का बताए तो आप ऐसे सीजन में, ऐसे टाइम में, ऐसे दिशा का रूट कलेक्ट करो, ये बोलते हैं। क्यों? जो इट इज ए फार्मास्यूटिकल ऑफ नेचर। एक्चुअली जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है, दिस इज द फार्मास्यूटिक्स ऑफ द नेचर, वो बनता रहता है। और दूसरा ये बोलते हैं अफाल कृष्णम, कल्टिवेटेड को आयुर्वेद में मना किया हुआ है। यदि आप अपना खेत में उसको उगा दिया तो उसमें वो मेडिसिन प्रॉपर्टी इतना नहीं आएगा। ये बिलीफ सिस्टम है और ये फैक्ट भी है, प्रूवन भी है, क्योंकि वो नेचर से लड़ता रहता है। नेचर के लड़ने की वजह से अपने आप बॉडी में उसका जो प्लांट्स में बहुत सारे अल्कोलाइड जनरेट होता है। That is the factor which is responsible for the therapeutic efficacy of the particular drug. Not just by naming drug we cannot ensure there is a therapeutic property. और रूट में क्या होता है, स्टेम में क्या होता है, बहुत अलग है। लेकिन आजकल का जमाने में क्या कर रहे हैं हम लोग? रूट बोलते हैं, डालते होल प्लांट। अभी बहुत एरंडी का रूट, एरंडम तो पॉपुलर ड्रग है, अबंडेंटली अवेलेबल है, इसका कहीं भी कमी नहीं है। लेकिन आप रूट निकाले तो आपको 100 ग्राम मिलेगा,
पूरा प्लांट निकाले तो आपको 30 किलो मिलेगा। सो जो बेचने वाला है पूरा काट के थोड़ा थोड़ा टुकड़ा बना के बोरी में ला के दे देते हैं। आप लोग कभी मना नहीं करते क्योंकि पूछने वाला कौन है। आप टप्पा लगा देंगे, देखो भाई ये एरंड मूल है, प्रूव हो गया, स्टम में मूल है। यदि ये हम स्ट्रिक्टली रॉ मटेरियल का ऑथेंटिकेशन के लिए हम लगा दिया तो 99% ऑफ आवर ऑल कंपनीज विल गोइंग टू बी क्लोज्ड। ये एज ए एडवाइजर नहीं बोल रहा हूँ, एज ए स्टेक होल्डर बोल रहा हूँ। ये रियलिटी है। हम लोगों को सोचना है एरंड मूल के बदले एरंड का स्टेम डालने से आपका गुद्रासी में वो ड्रग काम करेगा क्या, जिस पर्पज से लिया है? फिर पेशेंट उसको कंटिन्यू करेगा। आप तो अभी एक 10 रुपए का या 20 रुपए का जो एक स्ट्रिप है वो बेच दिया, 2 स्ट्रिप 3 स्ट्रिप 4 स्ट्रिप 5 स्ट्रिप ले लेगा पेशेंट, लेकिन उनको काम नहीं हुआ तो आगे लेगा क्या? वो लेगा नहीं है। वही एरंड मूल का ही आप डाल दिया हो, उसका आप 50 रुपए भी रखे, कोई बात नहीं, उनको काम होगा तो पेशेंट दोबारा उसको लेगा, जब तक जरूरत है तब तक लेगा। सो क्वालिटी एंड एफिकेसी डिपेंड्स ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टैंडर्ड ऑफ रॉ मटेरियल डिपेंड्स ऑन ऑथेंटिक ड्रग, वेदर यू हैव यूज ऑथेंटिक ड्रग, अदरवाइज ड्रग विल नॉट एक्ट। आपको अभी SLA से बच जाएंगे, कोई भी तरीके से बच जाएंगे और लैब से भी बच जाएंगे, आप लैब को भी मैनेज कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेट कौन डिसाइड करेगा? अल्टीमेट तो कंज्यूमर डिसाइड करेगा। वो तो 2 दिन लेगा फिर उसको फेंकेगा। सो ये फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स जो है वो किताबों में रह गया है, वो हमें नहीं होना है। इसके लिए इंटीग्रिटी चाहिए। पहले चीज सोचना है हमारा कंपनी बढ़ना है, आगे बढ़ना है, हमारा दवाई काम करना है। वो दवाई काम नहीं किया तो हमारा कंपनी बढ़ेगा नहीं, एक हमारा नेक्स्ट जनरेशन चलेगा, उसके बाद आगे नहीं चलने वाला है। सो इसलिए हमें इस पर बहुत ध्यान देना है। इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑथेंटिसिटी ऑफ रॉ मटेरियल, 90% ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ आयुष ड्रग्स विल बी मेंटेन्ड। सो उसमें हम लोगों का भी इंटीग्रिटी चाहिए। थोड़ा सा हमें मार्केट फोर्स के बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट तो अवेलेबल नहीं। जब तक आप खरीदेंगे, कैसे भी बोरी देगा वो खरीदेंगे, तब तक तो वो चलेगा। जब आप मना करेंगे ये रिजेक्टेड है भाई ये नहीं लूंगा, तब तक वो स्टैंडर्ड नहीं आएगा। इसके लिए आप लोगों को सीरियसली सोचना है अपने दृष्टि से। पब्लिक का हित तो बाद में, आपका इंडस्ट्री आगे बढ़ना हो, आपका दवाई काम करना है। आपका दवाई तब काम करेगा जब ऑथेंटिक रॉ मटेरियल रहेगा। नेक्स्ट, ये औषधि पोर्टल सुना होगा, अभी ये कंपलसरी है ये औषधि पोर्टल। पहले क्या होता था, अभी आते वक्त चेतन जी से चर्चा भी हो रहा था, अब इधर ही वो उदाहरण दे रहे थे, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में SLA का जो स्टैंडर्ड्स है और उनका इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट है वो अलग अलग है। सो हमने ये सोचा है पूरा देश का जो भी रेगुलेटरी लाइसेंस कितना इश्यू हुआ है, किधर इश्यू हुआ है, हमें पता नहीं रहता है। कोई भी इश्यू जब हमारे लिए रेफरेंस आएगा तब हम जाते पूछते हैं इसमें किस बेस पर लाइसेंस दिया, क्या उनका एक्सपर्ट ओपिनियन है, एक्सपर्ट कमेटी का ओपिनियन है, उनका रेफरेंस क्या है, ये सब देखेंगे। फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा। अब क्या हो रहा है, ये स्टेट में मना कर रहे हैं, वो दूसरा स्टेट में चले जाएगा, उधर मैनेज कर लेंगे, उसमें वही ड्रग वही फार्मूला दूसरा स्टेट से लाइसेंस मिल जाएगा। ये हो रहा है। सो इसके लिए चेक करने के लिए एक ये औषधि पोर्टल बनाया है, उसमें कुछ इश्यूज है। महाराष्ट्र और गुजरात में ऑलरेडी ऑनलाइन पोर्टल चल रहा है। शुरू में जब हमने इंट्रोड्यूस किया उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ, अभी रिवैम्पिंग चल रहा है। जो स्टेट का पोर्टल है उसका और नेशनल पोर्टल है उसको इंटीग्रिटी कर रहा है, उसके बाद ये पूरा प्रैक्टिस में आ जाएगा। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट का मेरे ख्याल से मैं स्किप करूं, क्योंकि एक्सपोर्ट इधर कोई भी एक्सपोर्टर्स नहीं है। जनरल बातचीत ये बता दूंगा। प्रॉब्लम फॉर आयुष एक्सपोर्ट, आप हल्दी यूज कर रहे हैं, घर में जीरा यूज कर रहे हैं, नमक यूज कर रहे हैं, सही है। ये क्या है, मेडिसिन है या फूड है?
सबका देखिए आयुर्वेद में फूड और मेडिसिन का डिफरेंस कैसे होता है, कोई बता सकते हैं? वीर्य प्रधान औषधम, वीर्य प्रधानम औषधम, रस प्रधानम आहारम। आप चावल लेना है, एक मुट्ठी चावल डालो, नमक डालना है, एक मुट्ठी नमक डाल दो, खाना खा लेंगे क्या? सब खाना छोड़ के भागना पड़ेगा। इसलिए नमक है औषध। मिर्ची, काली मिर्च कितना डाल सकते हैं? आधा चम्मच, एक चम्मच मैक्सिमम, उसके ज्यादा डाले तो आप नहीं खा पाएंगे। सो वीर्य प्रधानम औषधम। जीरा, जीरा टेस्ट तो अच्छा रहता है, खुशबू भी अच्छा आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। आप एक मुट्ठी डाल देना, आपका सारा सब्जी खराब हो जाएगा। उसको डालना है उसी मात्रा में। सो जो लिमिटेड डोज में देना होता है, लेना होता है, दैट इज कंसिडर्ड औषधा इन केस ऑफ ASU। सो हम बाइफर्केशन इसको ये दृष्टि से देखना है। और फॉरेन कंट्री में जब भेजना है, ये हमारे देश में ही समस्या आ रहा है। फसाई में कौन सा रजिस्टर होना है, आयुष में कौन सा रजिस्टर होना है, ड्रग में, ये समस्या आ रहा है। दूसरा समस्या ये आता है जब ये बाहर चला जाएगा कोई भी और कंट्री में। इधर तो आयुर्वेद रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, हमने एक शेड्यूल बुक्स रिकॉग्नाइज किया है, और शेड्यूल बुक्स में हो तो ठीक है भाई, आपको लाइसेंस देंगे, आप मैन्युफैक्चर करो, लोगों को बेच दो, इस डिसीज में बोल के क्लेम करो, ठीक है, सब अलाउड है। लेकिन फॉरेन कंट्री में उनको तो आयुर्वेद ना पता है, ना होम्योपैथी पता है, ना यूनानी पता है। वो क्या कंसिडर करेगा? वो पूछेगा वेयर इज दिस, आपका सेफ्टी स्टडी किधर है, टॉक्सिसिटी स्टडी किधर है, वेयर इज क्लिनिकल ट्रायल। सो ये सब इश्यू आ जाता है। इसलिए क्योंकि ये रिकॉग्नाइज मेडिसिन नहीं है, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट उन देशों में भी लोग खा रहे हैं। आंवला वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, जीरा वो भी खाते हैं, जीरा एज ए फूड उधर आ रहे हैं, हिंग उधर भी बेच रहे हैं, इधर भी बेच रहे हैं, उधर कोई मना नहीं किया है। लेकिन हिंगवष्टक चूर्ण बोल के आप ड्रग का, आयुर्वेदिक ड्रग का टप्पा लगा दिए, फिर वो पूछेंगे वेयर इज द सेफ्टी ट्रायल, वेयर इज द रिसर्च। सो इसके लिए एक हमने इन्वेंट किया। एक तो सर्टिफिकेशन वगैरह तो ऑलरेडी है, नेक्स्ट स्लाइड में चले जाएंगे, इसमें ज़्यादा दो चीज़ चाहिए। एक है फ्री सेल सर्टिफिकेट। कोई भी प्रोडक्ट आपका देश में आम आदमी विदाउट कोई रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन के बिना कंज्यूम कर सकते हैं, तब आपको फ्री सेल सर्टिफिकेट मिलेगा। वो फ्री सेल सर्टिफिकेट होने से उन कंट्री में उनको पता लग जाता है ये सारे लोग ले रहे हैं, उधर पॉपुलेशन हैज बीन कंज्यूमिंग विदाउट एनी सीरियस रिस्ट्रिक्शन। सो उसका बेस पर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेकंड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, 161A, इसमें एक फैसिलिटेशन किया है। आपके देश में यदि रजिस्टर चाहिए तो आपको सारे इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट लिखना होगा, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, और उसमें ASU ड्रग बोल के लिखा होता है, ये बीमारी में देखेंगे ये लिखा होता है। लेकिन उधर तो वो बीमारी का क्लेम करे आप, हम इस बीमारी में ये यूज़ करना चाहते हैं, फिर आपको क्लिनिकल ट्रायल के बिना आपको अलो नहीं करेंगे। सो रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन आ रही, इसलिए हमने वो लेबलिंग में मॉडिफिकेशन के लिए एक्सपोर्टर्स के लिए एक प्रावधान बना दिया है। ये कोई गलत नहीं है, मतलब हम हाइड नहीं कर रहे हैं, उनका रेगुलेशन को मीट करने के लिए आपका लेबल में जो जो प्रावधान करना है वो पूरा लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स मत लिखो, एक मेन इंग्रेडिएंट्स लिखो, उनको पता नहीं लगेगा ये क्या है, फिर वो दूरबीन लेके चलता रहे तो फिर वो आपका व्यापार भी नहीं होगा, उधर लोग कंज्यूम भी नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए ये फैसिलिटेशन हमने इसके लिए किया है। एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, वो भी मैं बाद में बता दूंगा। नेक्स्ट, कितना टाइम है? सो आई विल जस्ट, ये तो ऑलरेडी चेतन जी ने बता दिया है कितना बढ़ रहा है। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट के लिए हैवी मेटल विद इन लिमिट जरूरी है, ये सर्टिफिकेशन रहना जरूरी है। दूसरा, हैवी मेटल, अफ्लोटॉक्सिन, पेस्टिसाइड और माइक्रोबियल लोड वो विद इन द लिमिट होना, और NABL अक्रेडिटेड लैब से सर्टिफिकेशन होना जरूरी होता है। नेक्स्ट, आयुष आहार के बारे में बता दिया। आयुष आहार का नोटिफिकेशन हुआ है, लेकिन अभी रेगुलेशन उसके अंदर रजिस्ट्रेशन का प्रावधान अभी
शुरू नहीं हुआ है, उसमें कुछ इश्यूज चल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी जो जो चेंजेस हुआ है रिसेंटली, दिस 3 आर फाइनल नोटिफिकेशन अमेंडमेंट्स इन द रूल। एक तो होम्योपैथी और सवारिपा बुक्स शेड्यूल 1 में ऑलरेडी आ गया है। पहले होम्योपैथी का भी रेफरेंस बुक नहीं था हमारा शेड्यूल 1 में, वो दोनों शेड्यूल 1 में जोड़ दिया है। सेकंड, टू हार्मोनाइज वेरियस प्रावधान, जो होम्योपैथी का प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए अलग पैसे लेते थे, आयुर्वेद के लिए अलग पैसे लेते थे, वो सब हमने यूनिफॉर्म कर लिया और पर प्रोडक्ट 2000 से 200 में रिड्यूस हो गया। आप सब उसका बेनिफिशियरी है, आपको पता है या नहीं है, मुझे डाउटफुल है। चेतन जी आप बता दीजिए, वो रेगुलेशन रिसेंटली हुआ है 2 महीने पहले। सो प्रोडक्ट का अभी तो हमारा लाइसेंस परपेचुअल है, लेकिन जो पुराना लाइसेंस है वो इतना पीरियड के अंदर रिवाइव होना है। वो रिवाइवल होने के टाइम में आपको कुछ फीस भरना होता है, उसका हमने रैशनलाइज किया हुआ है, वो रेगुलेशन आ गया है। एक और प्रॉब्लम था न्यू डोसेज फॉर्म, एक इश्यू आया था, मैं जैसे एडवाइज़र पोस्ट में आया था मिनिस्ट्री में, हम कोविड के लिए कोई भी दवाई क्लेम करना हो तो वो क्लेम के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट में आना होता है। हमारा एक एक्सपर्ट कमेटी बना हुआ था, उसमें एक चर्चा कर रहे थे, कोई ये हुआ है स्प्रे, नेसल स्प्रे बना रखा है, उसमें कोविड का स्टडी हुआ है, लेकिन दैट कंपनी वाज प्रूविंग दैट इट इज़ नॉट स्प्रे, इट इज़ ए ड्रॉप, इट इज़ नसिया ओनली, इट इज़ ए ड्रॉप। फिर हमने पूछा, वो इक्विपमेंट्स दिखा रहे स्प्रे का, हमने पूछा ये क्यों है, फिर पता लगा ये स्प्रे जो है वो तो हमारा आयुर्वेद का किताबों में बताया नहीं है, टेक्स्ट बुक में बताया नहीं है। सो उसका डोसेज कौन फिक्स करेगा, क्या करेगा, उसका पता नहीं है। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन 10 years back has taken a stand that it is not a part of dosage form mentioned in the schedule books। ये तो बिल्कुल हमारा न्यू टेक्नोलॉजी का अडाप्टेशन के लिए लिमिटेशन है। फिर इमीडिएटली मैंने उस पर स्टेप लिया, हमने ये कमिटी बनाया, उसका फिर स्टडी किया, उसका क्या क्या रेगुलेशन चाहिए। नस्ये तो ऑलरेडी है, यू आर यूजिंग सिंस एजेस, सो नेसल स्प्रे का एक रेगुलेशन डाला है, आगे नेबुलाइजर वगैरह जो भी है उसका भी विथ प्रॉपर स्टडी हम रूल्स में लाने का, नया नया टेक्नोलॉजी डोसेज फॉर्म को अडाप्ट करने का। अभी टैबलेट कैप्सूल किधर है पूछे तो किधर है, अडाप्ट तो कर लिया है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं किया है, लेकिन इसमें क्वेश्चन किया है, इसलिए हमने किया। अभी सारे न्यू डोसेज फॉर्म एक एक करके हम अडाप्ट करने जा रहे हैं। उसका पहला स्टेप से नेसल स्प्रे का ये हो गया है, ये दैट इज आल्सो फाइनल नोटिफिकेशन, इट इज पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग रूल्स। नेक्स्ट ये अमेंडमेंट अभी 2 तो आ गया, मैंने बता दिया। शेड्यूल बुक्स E1, शेड्यूल बुक्स में अभी 200 से ज़्यादा ग्रंथ जो पहले नहीं था वो अभी शेड्यूल बुक्स में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में आ गया। इसका एडवांटेज बता दूंगा, सपोज केरला का कोई किताब है, उसमें टेक्स्ट बुक में 400 साल पुराना टेक्स्ट बुक में फार्मूलेशन लिखा हुआ है, लेकिन दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर शेड्यूल बुक्स। वो फार्मूलेशन कोई दूसरा बंदा करना चाहते हैं, वो क्लासिकल में लाइसेंस नहीं ले सकता। उसका रिपरकशन क्या होगा, आप प्रोप्राइटरी में उसी का ले लेंगे, उसका मेंशन नहीं करेंगे, वो कॉम्बिनेशन बता देंगे, मैंने लाइसेंस ले लिया। उसी को दूसरा बंदे ने रजिस्टर करना चाहते हैं, उनको नहीं मिलेगा, फिर वो बोलेगा मेरा फार्मूला को वो चोरी किया है, ये इश्यू होता है। इसलिए सारे शेड्यूल बुक्स जो ऑथेंटिक बुक्स है उसका करना जरूरी है। दूसरा एक एडवांटेज ये और है, बहुत सारे नया नया ड्रग्स बाद में हमारा बुक्स में आया हुआ है, जैसे पपाया तो सारे वैद्य लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन पपाया पुराना जो शेड्यूल बुक्स में तो है ही नहीं, फिर उसका प्रोडक्ट तो कोई मार्केट में नहीं आ सकता है। डेंगू का तो पपाया का बहुत फेमस है, पपाया का लिस्ट, लेकिन कोई ASU रजिस्ट्रेशन में कर नहीं पाए। ऐसे जो नया बुक्स में नया ड्रग्स आया है वो हम इसमें ले सकते हैं ASU कैटेगरी में, दैट इज द एडवांटेज। शेड्यूल एम का अभी 2 दिन में आ जाएगा, शेड्यूल एम और शेड्यूल टी का मॉडिफिकेशन, उसको थोड़ा रिफॉर्म कर रहे हैं। दीज आर द चेंजेस। नेक्स्ट स्लाइड। वो 1 हर्ब 1 स्टैंडर्ड का बताया। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आपका आयुर्वेद फार्मूलरी में अश्वगंधा है, यूनानी फार्मूलरी में अश्वगंधा है, IPC में भी अश्वगंधा है,
आयुर्वेद फार्मुलरी का स्टैंडर्ड अलग है, यूनानी फार्मुलरी का स्टैंडर्ड अलग है, सिद्धा फार्मुलरी का स्टैंडर्ड अलग है, आईपीसी का स्टैंडर्ड अलग है। सो ड्रग एक ही है, नाम अपना अपना सिस्टम वाले अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन ये डिफरेंस जो हो रहा है इसको बहुत प्रॉब्लमेटिक एरिया था। और जब ये एक्सपोर्ट चला जाता है उधर भी हमें क्वेश्चन पोज किया जाता था। सो इसके लिए हार्मोनाइज करने के लिए आईपीसी के साथ पीसीएमएच का एक एग्रीमेंट हुआ है। अब दोनों मिलके एक स्टैंडर्ड कॉमन फॉर ईच हर्ब, इसमें सिस्टम वाइज ये बाइफर्केशन नहीं है, ऐसे E1 में भी ऐसे किया हुआ है। एक सिस्टम में ये शेड्यूल E1 इंग्रेडिएंट है, पॉइजनस ड्रग है, दूसरा सिस्टम में वो पॉइजनस नहीं है, ये तो हो नहीं सकता, वो भी हमने अभी हार्मोनाइज किया है। नेक्स्ट, ये हमारा अगस्ती स्कीम है। यदि आप WHO COPP में अपग्रेड होना चाहते हैं, आप अपना एग्जिस्टिंग स्कीम को आप 3 करोड़ आप इन्वेस्ट किया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 करोड़ दे सकते हैं। ऐसे आपका DTL है, उसमें आप NABL एक्रेडिटेशन लेने के लिए अपना अपग्रेड करना चाहते हैं, आप 1.5 करोड़ लगा देंगे तो 1.5 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है। ये स्कीम है, बाकी आप देख लीजिए। नेक्स्ट, ये नया डेवलपमेंट है, बांग और विजिया, ये दोनों बहुत प्रॉब्लमेटिक है, सब्सटेंस अब्यूज बहुत हो रहा है, इसलिए हमने ये बोल दिया है अभी स्टेट SLA इसका डायरेक्ट लाइसेंस नहीं दे सकते, पहले वो रेफर करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एग्जामिन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद स्टेट SLA उसको लाइसेंस देगा, और जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस है वो भी रिव्यू होने वाला है। और दूसरा, सेल रेगुलेशन का बात किया, आसू DCC ने सेल रेगुलेशन लाइसेंस फॉर्मेट में रेकमेंड किया था, वो हमने प्रेजेंट भी किया था आसू डी टैप के सामने, लेकिन उस टाइम में इंडस्ट्री का डेलीगेशन आया, इंडस्ट्री का डेलीगेशन ने रिक्वेस्ट किया सेल रेगुलेशन से, क्योंकि हमारा ASU ड्रग्स का मार्केटिंग बहुत प्रॉब्लमेटिक है, सो उसका रेगुलेशन करने से हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स पर बहुत चैलेंज होगा बोल के उनका रिक्वेस्ट था। इसलिए अभी हम विचार कर रहे हैं सेल रजिस्ट्रेशन, मतलब हमारा प्रोडक्ट E1 कंटेनिंग ड्रग्स किधर किधर बैच में सेल हो रहा है वो ट्रैक रखना है, और किसको सेल हुआ है, किसने प्रिस्क्राइब किया है, क्योंकि दीज आर टू बी टेकन अंडर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द मेडिकल डॉक्टर ओनली, कंसर्न स्ट्रीम का डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना जरूरी है। सो उसका ट्रैक करने के लिए एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन होना है, इसके लिए अभी चर्चा चल रहा है, वो क्या फॉर्मेट लेगा वो फ्यूचर ही बता देगा। सो दीज आर ऑल चेंजेस। नेक्स्ट, ये तो GCTM है, आप सब अवेयर है। अब पूरा दुनिया में UN ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेडिशनल मेडिसिन में एक सेंटर सिर्फ भारत में है, वो जामनगर में है, वो अभी अप्रैल 22 को इनाग्रेट हुआ, वो अभी बिल्डिंग भी आ रहा है, उधर बहुत सारे रिसर्च एक्टिविटीज चल रहा है। इसके लिए पूरा दुनिया का ट्रेडिशनल मेडिसिन का लीडर भारत बनने वाले हैं, और आप सब उसमें भागीदारी करने वाले हैं। सो इसके लिए पहला चीज़ आपका स्टैंडर्ड अपग्रेड करना पड़ेगा। दूसरा एक रिक्वेस्ट है, आप सारे छोटे छोटे फार्मेसी है, हमारा ये कमी है, पिछला 400 साल से हम कुछ फार्मुलेशन ट्रेडिशनल फार्मुलेशन के पीछे पड़ा है, उसके अलावा कोई चीज़ देखते नहीं है। जैसे बकरी का बीड होता है, जो पहले वाला आगे कैसे जाएगा वैसे सब चल रहा है। इसके वजह से सारे हिमालयन ड्रग्स को ही चाहिए, हमें खूटी चाहिए, पुष्कर मूली चाहिए, कटकी ही चाहिए, जो आपका घर का बगल में जो मिल रहा है, नीम, करंज, एरंड, ऐसे कॉमनली अवेलेबल प्लांट्स, आमलतास, इसका फार्मुलेशन देखिए, ढूंढिए मार्केट में, या आप लोगों का मैन्युफैक्चरिंग का लिस्ट में देखिए किधर है प्रोडक्ट, कोई भी नहीं है। टेक्स्ट बुक में देखा तो हज़ारों रेफरेंस मिलता है। सो मैं एक रिक्वेस्ट ये सोचता हूँ, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, जो रॉ मटेरियल अबंडेंटली अवेलेबल है बट अनयूज्ड है और बहुत पोटेंशियल है, इसको आइडेंटिफाई करके आप मार्केट में लाइए, और उससे आपका भी क्वालिटी इम्प्रूव होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी का चैलेंज नहीं रहेगा। दूसरा ये है, आपका डिफरेंट रहेगा जो आपका कॉम्पिटिटर से। और तीसरा ये है, जो प्रकृति पर बोझ लगा रहे हैं ना हम, बहुत ओवर एक्सप्लॉयटेशन के, उसका लिमिटेशन करने वाले। दूसरा एक खुशखबरी मैं इंडिकेशन दे दूंगा, ड्रग एंड बायोडाइवर्सिटी एक्ट एंड रूल्स में बहुत सारे अमेंडमेंट चल रहा है, उसमें
फाइनल शेप आ रहा है, रूल्स में कुछ नोटिफाई हुआ है, उसमें भी कुछ डिफिकल्टीज है कल्टीवेशन प्लांट्स के लिए, वो डिफिकल्टी भी हटा रहे हैं, इन द प्रोसेस में है। और दूसरा जो ABS रेगुलेशन है, इसमें बहुत सारे कोर्ट केसेस मैन्युफैक्चरर्स फेस कर रहे हैं, उसमें बहुत सारा रिलीफ छोटे इंडस्ट्रीज को पड़ने वाले हैं। वो आगे आने वाले दिन में आपको पता लग जाएगा क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो मैं आपको इंडिकेशन दे रहा हूँ, सरकार हर स्तर का मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट फैसिलिटेशन करना चाहते। अभी का सरकार का पॉलिसी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हम कोई आपको डंडा लेके ठीक खड़ा करने के लिए ऐसे नहीं है, आपको जो करना है ठीक करने के लिए फैसिलिटेशन करेंगे, लेकिन कहीं भी वायलेशन को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यू हैव टू फॉल इन लाइन, यू हैव टू मेंटेन द स्टैंडर्ड, यू हैव टू ओबे द रूल्स, बट गवर्नमेंट इज देयर टू फैसिलिटेट, नॉट टू हरास। ये हमारा पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और उसी माध्यम से हम सारे स्टेट्स को भी सेंसिटाइज कर रहे हैं और हो रहे हैं। सो इसका बताते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इट इज़ म्यूचुअल एफर्ट, गवर्नमेंट और पब्लिक और मैन्युफैक्चर तीनों मिलके देश का आगे बढ़ाना है। इट इज़ नॉट वन वे। सो आप और हम साथ साथ मिलके चले, और पब्लिक के हिसाब से, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट से आपका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। यदि आपका दवाई पब्लिक को रिलीफ नहीं देता है, आपका मार्केट भी नहीं चलने वाला है। सो ये सभी का म्यूचुअल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए हम सब अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करें, ये आप सबसे विनम्र प्रार्थना है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। आप सभी लोगों ने एक चीज़ नोट करी होगी कि बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जिस पे छापे पड़े हैं, बैन हुई हैं, पकड़े गए हैं। कहीं पर भी किसी कंपनी का नाम किसी ने देखा? लेकिन ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है, बदनाम कंपनी नहीं हो रही है, बनाने वाला नहीं हो रहा है, बदनाम आयुर्वेद हो रहा है। और अगर आयुर्वेद बदनाम होगा तो हमारा सबका भविष्य खतरे में है, ये मेरा मानना है। और सर का अगर पूरा समराइज़ करूं तो एक लाइन में सर ने जो कहा है कि कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। तो डेफिनेटली ये रूल्स रेगुलेशन सब हमारे लोगों के लिए है, और हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसे हमें आगे लेके चलना है। सर वी एश्योर यू कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं हम उससे डेफिनेटली कोशिश करेंगे एट पार आने की। हमारे पास समय की थोड़ी कमी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रीखंडे सर से एक अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स वो यहाँ दें, और थोड़ा सा एजेंडा से हट के रिक्वेस्ट ये भी है कि सर साथ ही साथ वोट ऑफ थैंक्स भी आप उसमें अगर सम्मिलित कर लें तो थोड़ा सा समय बचेगा, क्योंकि एक बड़ा सेमिनार हो रहा है। अगर किसी के पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, अन्यथा ये मीटिंग के बाद सर यहीं हैं तो हम लोग डेफिनेटली वो क्वेश्चन आंसर जो है उस समय करेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ बोलिए सर। ये प्राइस कंट्रोल की बात चल रहा है। आयुर्वेद दवाइयों में प्राइस कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज इसलिए है, ये प्राइस डिपेंड होता है आपका रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल का रेंज इतना वाइड है, वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो सकता है, स्पाइस वगैरह जो फॉरेस्ट कलेक्ट से हो सकता है, या कल्टिवेटेड मटेरियल भी हो सकता है, और उसके अलावा मिनरल्स, ये सब होता है। दूसरा, यदि प्राइस कंट्रोल करें फिर आप लोगों की हाहाकार मचने वाले हैं। हम यदि स्ट्रिक्टली प्राइस कंट्रोल कर लिया फिर भी कोशिश करके, आप बोलेंगे ये तो हमारा धंधा चलेगा ही नहीं। सो इसमें दोनों पक्ष है, लेकिन नॉट लोअर देन दिस प्राइस ये कर सकते हैं। जैसे स्वर्ण भस्म का, स्वर्ण का इंग्रेडिएंट है प्रोडक्ट, वो इतना कम मात्रा में बिडिंग कर रहे हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। ये जो आप बताया है सच है। और महानारायण तेल का रेट, आप लोग भी उसमें शामिल हैं। आप लिखते हैं केसर,
उतना केसर डाला तो महानारायण तेल आपका 40 रुपए में बिकने वाला नहीं है। IMPCL का गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग का 150 रुपीज़ पर 50 ml बॉटल है, आप उसको 40 रुपए में आप बेच रहे हैं, आप खुद बेच रहे हैं। वो कैसे किया? केसर डाला हो तो आप बिल्कुल नहीं बेच सकते। सो ये इश्यूज है। इसमें वही बताया इंटीग्रिटी, पहले जब तक हमारा समाज में इंटीग्रिटी खुद नहीं आएगा, हम अपने बच्चे को जितना झूठ बोल रहे हैं, अपने भगवान को कितना झूठ बोल रहे हैं, तिरुपति तिम्मप्पा के पास जो जाते हैं हम लोग कितना झूठ बोल के जाते हैं, कितना उनसे कमीशनबाजी करके आते हैं। इसीलिए इंटीग्रिटी जब तक नहीं आएगा ये सब सुधरने वाला नहीं। सारे चीज़ लीगल वे में सुधारना हो तो बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरा पहला एंड में मैंने कंक्लूजन यही रखा था, इट इज़ म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो करे तो आगे आएगा, कंज्यूमर को भी अवेयरनेस आ जाएगा, ये इतने पैसे में बेच रहे हैं ये तो हो ही नहीं सकता, फिर अपने आप वो सब बंद हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ जब तक हम लोग क्वालिटी देख के पैसा कमाने का सोच नहीं रखेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। हम जितना भी हाइप क्रिएट करें लेकिन प्रैक्टिकली जमीन स्तर पर आप च्यवनप्राश एडवर्टाइजमेंट से बेस पर भेजिए। अभी तो आप लोगों का कोशिश यही है एडवर्टाइजमेंट कर लो, च्यवनप्राश भेजो। क्या होता है, सर्दी में एक बॉटल बंदा खरीदेगा आधा किलो का, उसका 4 चम्मच ले लेगा, बाद में साइड में रख लेगा, फिर भूल जाएंगे, फिर अगले साल सर्दी में बोलेगा ये तो पुराना हो गया नया ले लेंगे। सो आप इतना एडवर्टाइजमेंट करके एक बॉटल च्यवनप्राश खिला पाए पेशेंट को, वही एक वैद्य उसी पेशेंट को च्यवनप्राश ले लो उसमें ये पुड़िया डाल के ले लो बोल के दिया तो एक बॉटल च्यवनप्राश 15 दिन में खाली होगा, 2 महीने में वो 4 बॉटल खाएगा और उनका बीमारी लगभग 90% कम हो जाएगा क्योंकि ढंग से दवाई खा रहे हैं। सो हमें ये माइग्रेट होने का जरूरी है। हम वैद्य लोगों को इग्नोर करके आयुर्वेद को बढ़ाना चाह रहे हैं, इसी के वजह से आयुर्वेद आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि ये सिद्धांत और चिकित्सा दोनों साथ साथ मिला हुआ है। सिर्फ मेडिसिन दिखाने से बीमारी ठीक नहीं होगा, मेडिसिन किधर क्यों कैसे देना है दैट इज द स्किल, वो डॉक्टर ही दे पाएगा, वैद्य दे पाएगा। सो सारे मैन्युफैक्चरर्स वैद्य लोगों को बता रहे वो अपना प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, तब आपका जो मार्केटिंग है वो 10 गुना बढ़ेगा और आयुर्वेदिक वैद्य आयुर्वेद का प्रैक्टिस शुरू करेगा। जब तक वो नहीं करेंगे हम सब बकवास करेंगे लेकिन आगे नहीं बढ़ने वाले। सो इंटीग्रिटी इज द की फॉर एवरी रिफॉर्म। थैंक यू सर। अभी कुंभ का जो चल रहा है सर ने उसकी भाषा में समझाया कि अपने आप को धोएंगे तो पाप को धोने की जरूरत नहीं है, तो शुरुआत हम अपने आप से करें। विद ड्यू ऑनर डॉक्टर श्रीखंडे सर। I am speaking on behalf of the Ayurvedic industry as well as the president of Ayurvedic Manufacturers Association. Firstly, I would like to say today's seminar was truly unique in the sense that we have 2 speakers, both of whom have spoken about practical knowledge. And that is something very, very important because ultimately what we are facing in the industry is something that we are facing on a day-to-day basis. So Dr. Balla's lecture was academic and he has spoken a lot about what should be the way an Ayurvedic manufacturer should think and what should be the thought process while putting in industry and while working in the industry. Whereas Dr. Kaustubh has given us tremendous inputs in terms of what is happening in the policy making field. And we are indeed very happy that qualified, experienced persons like Dr. Kaustubh Upadhyay have taken this position, and he is, I can say, making a huge impact in terms of policy. The kind of things that he has mentioned in the lecture are really something which are very encouraging. His last tip was something very interesting for the industry, particularly with respect to Biodiversity Act. We are really looking forward, if what he has said is true and it comes true, it will be really a very big industry, very big impact on the industry. Rule 170 is, sir, one thing which I really feel that should be reviewed because there is already an act in place. There is an act called the Drugs and Magic Remedies Act in place,
So Rule 170 is really becoming an impediment for the manufacturers, because eventually when you have to apply to the authority should also have the infrastructure to see the advertisement, review the advertisement in multiple languages and be able to pass it. And that too, it has to be done speedily and swiftly to be able to continue with our process, because there are so many methods of advertising which are already put into action, and then you cannot withdraw that. That process is set into action and it cannot be withdrawn. So I would really like to leave this thought with you, to really take a good review of Rule 170 and see. In fact, Ayush Ministry had made an attempt to withdraw it, but on account of the Supreme Court orders, it has been continued. But hopefully this rule should eventually be withdrawn, and the Drug and Magic Remedies Act, as it is in place, should be allowed to remain. Dr. Balla had made a reference. He started his lecture with the fact that drugs should be used for curing, and if any fatality happens because of the drugs, it is certainly not acceptable. I think what you said is very true. But one report clearly indicates that in US itself, 1 million deaths happen only because of over-medication of Western medicine. So that is also, sir, a fact. Hardly any casualties happen in Ayurveda, and even if they happen probably because of self-medication rather than actual proper clinical advice. So on the whole, I would say that Ayurvedic medicines are safe, provided they are taken as per the requirement, as per the diagnosis, and generally taken as advised by the physician. There are certain products which are certainly in the OTC category, which can be consumed as per experience and as per what the seniors of the family say. As Dr. Upadhyay said, that if we don't make a concentrated effort as a society, as an industry, to keep Ayurveda alive, industry has that onus and the responsibility to manufacture efficacious, safe, quality medicine. But society and the government also has a responsibility to ensure that the concept of Ayurveda does not vanish from the minds of the people. Previously, the concept of Ayurveda would come from generation to generation. Now that is diluting. And if this dilution continues to happen, and the thought of Ayurveda to the younger generation is not carried forward, then there is seriously a chance that Ayurveda will wither away. And that should not happen under any circumstances. So we have a common responsibility, along with the society, as an industry, as well as from support from the government, that we should be able to keep this heritage alive. And this is an absolutely unique system of medicine. I, being qualified from a pharma side, having worked with Ayurveda for more than 35 years, I can distinctly say that though we believe that Western medicine is extremely standardized, it is standardized, no doubt about it. But if you look at the actual principles of medicine, if you look at the principles of disease and the way the etiology of disease is seen in Ayurveda and the way it is seen in Western medicine, certainly Ayurvedic system of medicine has far better fundamentals. But unfortunately, we have not been able to reach those fundamentals to the global world as well as to the new generation. Why Chinese medicine is prospering, why Ayurvedic medicine is lagging behind, these are questions that we need to address. And I'm sure with personalities like Dr. Kaustubh Upadhyay and Dr. Balla, who are making every effort to bring this to the fore and discuss it with the government, we should see better days for the industry. With these words, I would like to once again thank Dr. Balla and Dr. Kaustubh Upadhyay to agree to address today's seminar and converse as well as convey whatever is happening and whatever is likely to happen in future. Thank you so much, sir, for finding time to travel from Delhi and come to address this seminar, as well as Dr. Balla to spare time for the Ayurvedic fraternity. Thank you so much on behalf of Vidarbha Advantage as well as on behalf of the industry. Thank you. Dr. Vijay Sharma has asked me to request Dr. Kaustubh Upadhyay to grant us a meeting, and we would like from Vidarbha or from the industry, whoever wishes to join us,
We wish to see you, sir, in Delhi and have a personal deliberation with you in respect of the challenges that are before the industry. And I would like to take in anticipation that you would agree to this, but a word from you on this regard will be very, very, very assuring. Thank you so much. Thank you. डियर ऑल, एक्चुअली स्पीकिंग आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, मेरे पास शब्द नहीं। आप सभी लोगों को धन्यवाद देने के लिए जिन्होंने आज इस सेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून। थैंक्स ए लॉट। आयुर्वेदिक एक्सपोर्ट पर हम लोग बहुत जल्दी एक सेशन करने वाले हैं। वो स्पीकर की और यहाँ की डेट्स सेट नहीं हो पाई थी, और वो सेशन हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी कर सकते हैं। आई विल बी इन टच विथ यू एंड वुड रिक्वायर योर कोऑपरेशन फॉर दैट। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।